डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन युनिव्हर्सिटी. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार. मैं विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्मय परिसर के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. विद्यार्थी मित्रों, आज हम सभी BSW पाठ्यक्रम के विभाग 1 की यूनिट 7, जिसका नाम है भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, इसका अध्ययन करेंगे. तो विद्यार्थी मित्रों, आइए शुरू करते हैं. विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम आज हम सबसे पहले जो आज के वीडियो के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं. तो इस वीडियो के माध्यम से हम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के बारे में हम अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे. समाज में जो पिछड़े वर्गों को लेकर जो आंदोलन हुए उस पर भी हम अपनी समझ विकसित कर पाएंगे, और देश के अंदर जो कृषि आंदोलन हुए उस पर भी हम अपनी जानकारी को बढ़ा पाएंगे. तो इन उद्देश्यों के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं सामाजिक सुधार की आवश्यकता इस देश में क्यों पड़ी. तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में हमारे देश के अंदर बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज में उत्पन्न हुई. अगर हम बात करें सामाजिक कुरीतियों की, तो उसमें हम बात कर सकते हैं सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जातिवाद, नारी शिक्षा का अभाव और अन्य अन्य प्रकार की सामाजिक जो बुराइयां हैं वह हमारे समाज में धीरे धीरे व्याप्त होती गई. और ये सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में आई और एक हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा एक समाज के वर्ग के लिए नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न हुई. तो इन सभी को देखते हुए जो समाज के प्रमुख जागरूक व्यक्तित्व हुए, उन्होंने सामाजिक सुधार के प्रयासों को प्रारंभ किया और इन प्रयासों से ही सामाजिक सुधार आंदोलनों का उद्भव हुआ. तो सामाजिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो विद्यार्थी मित्रों होता है कि समाज का एक जो क्रमिक परिवर्तन समाज के अंदर लाना, जो समाज में जो कुरीतियां या जो हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आई है उसको वापस से ठीक करना. ऐसे सामाजिक बुराइयां जो हमारे समाज में व्याप्त हो गई हैं, समय के साथ किसी भी समाज में बुराइयों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. तो वो जो सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में आ गई है, उन्हें हमें फिर से दूर करना और समाज को एक नई जीवन शैली में स्थापित करना, जिससे हमारे समाज की जो दैनिक क्रियाकलाप है वह सुचारू रूप से चल सके. तो इसी सब उद्देश्यों को लेके हुए समाज में सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुए और इस प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, सोशल चेंज का प्रोसेस. तो आंदोलनों की शुरुआत जब प्रारंभ होता है आंदोलन, तो वो एक असंगठित रूप में होता है, लेकिन वह धीरे धीरे समाज की जागरूकता और समाज के जुड़ाव से एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप रहता है. इसे ही हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं. और धीरे धीरे समाज के लोग संगठित होते हैं और सुधार के प्रति अपनी जागरूकता विकसित करते हैं और समाज में परिवर्तन लाते हैं. तो ऐसे समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से समाज में सामाजिक आंदोलन का उद्भव हुआ. विद्यार्थी मित्रों, अभी हम समझते हैं कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं. तो सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलनों ने देश के अंदर राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ. और जैसे ही देश के अंदर विभिन्न जो हमारे अच्छे व्यक्तित्व थे, उन्होंने समाज सुधार आंदोलन, धार्मिक आंदोलन के माध्यम से जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया. इससे हमारे समाज में, हमारे देश में एक राष्ट्रीय चेतना का भी उदय हुआ. और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ धार्मिक क्षेत्रों में भी हमारे सुधार का दायरा बढ़ता गया और ये दायरा एक राष्ट्रीय स्तर पर हुआ. तो और राष्ट्रीय चेतना जब विकसित होती है तो इसका देखा गया कि 19वीं सदी और 18वीं सदी में जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन थे उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा. जो हमारे देश के अंदर 18वीं और 19वीं सदी में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उसका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ा. प्रारंभ में जो था धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति के आधार पर हमारे देश के अंदर बहुत सारी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को के बीच में एक चेतना को उत्पन्न करना भी सामाजिक आंदोलन के लिए एक बड़ी चुनौती थी. पर इन सब चुनौतियों को पार करते हुए हमारे देश के अंदर बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हुए और उनसे समाज में सकारात्मक बदलाव भी आया. तो विद्यार्थी मित्रों, जो हमारे प्रमुख समाज के अंदर जो समाज सुधारक हुए जिन्होंने सामाजिक आंदोलन किया, उसका हम आज अध्ययन करते हैं. तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं ब्रह्म समाज. तो भारत के अंदर हम बात करें तो 18वीं सदी में, अगर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने समाज सुधारक, हमारे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उन्होंने सर्वप्रथम स्थापना की. ब्रह्म समाज का उद्देश्य जो था वो था एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर है और उसका प्रचार करना, मूर्ति पूजा व समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है, धार्मिक अंधविश्वास है, उसको खत्म करना. ब्रह्म समाज में पूजा पद्धति, प्रार्थना, ध्यान,
जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना, मूर्ति पूजा करना, इन सभी पर प्रतिबंध था। और अंधविश्वासों पर भी हम किसी प्रकार का विश्वास ना करें, ऐसी चेतना समाज में जागरूक करना। सामाजिक सुधार हेतु सती प्रथा का उन्मूलन होना, विधवा विवाह होना और स्त्री विवाह होना और बहु विवाह होना, इसका भी विरोध और समर्थन हुआ। विद्यार्थी मित्रों, राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने सती प्रथा का खुलकर विरोध किया। सती प्रथा हमारे समाज की एक बहुत ही जघन्य, महिलाओं के प्रति एक अपराध था, उसके लिए भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया। आगे चलकर जो हमारा ब्रह्म समाज था, उससे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन्होंने भी समाज का आगे जाके ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया और इन्होंने भी लोगों के जीवन में बहुत लोकप्रियता इनको मिली। अगर हम बात करें ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्यों की, तो बात कर सकते हैं बहुदेवत्ववाद, अवतारवाद और जाति व्यवस्था की आलोचना की, और तर्क, विवेक और वैज्ञानिक हमारा चेतना डेवलप हो, इसके लिए भी उन्होंने मानवीय गरिमा पर भी बल दिया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने 1828 में की। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम पढ़ते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की। आर्य समाज भी एक धार्मिक और सामाजिक संगठन था जो समाज में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ। आर्य समाज का मानना था कि वेदों की शुद्धता है और उनको सत्य पर जोर देना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो, ऐसा पुनः जागरण, वेदों में जो ग्रंथ में जो लिखा है उसका सही उच्चारण और सही उसका अर्थ समाज में पहुंचे, इसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती जो हुए, उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ की रचना भी की। विद्यार्थी मित्रों, 1863 की ईस्वी वर्ष में मूर्ति पूजा का भी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया और संस्कृत की कक्षाएं शुरू की, ताकि हम वेदों की जो त्रुटि है, वेदों का जो पठन है, उसको हम सुचारू रूप से अच्छे से कर सकें। और आज भी अगर आप आसपास देखोगे तो आपको दयानंद और आर्य समाज से संबंधित बहुत सारे विश्वविद्यालय और विद्यालय भी आपको अभी भी संचालित होते हुए वर्तमान में भी मिलेंगे। आर्य समाज के अंदर वेद जो है ईश्वर की वाणी है, ऐसा मानना था, और वह त्रुटि रहित और एकदम प्रामाणिक है, ये आर्य समाज का मानना था। और इसी को जो सही जानकारी है समाज तक पहुंचे, वेदों में जो सही जानकारी है वह समाज तक पहुंचे, इस उद्देश्य से उन्होंने वेदों की और लौटो का नारा लेके आर्य समाज की स्थापना की। कर्म और पुनर्जन्म में भी आर्य समाज का विश्वास था। मतलब हम जो कर्म का एक कॉन्सेप्ट है और जो पुनर्जन्म का एक सिद्धांत है जो वेदों में लिखा गया है, उसको भी आर्य समाज मानता था। आर्य समाज में मूर्ति पूजा का विरोध हुआ। जो अंधविश्वास थे, जैसे हम बात कर सकते हैं पशु बलि करना, पितृ की पूजा करना, अनटचेबिलिटी की हम बात कर लें, बाल विवाह की हम बात करें, तो ये सामाजिक कुरीतियां थी, इनका भी आर्य समाज में बहुत विरोध हुआ। और आर्य समाज का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो हिंदू समाज में जो नैतिक और सुधारवादी दिशा देना, हिंदू समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त है, जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है, उन सबको दूर करते हुए एक सुधारवादी दिशा में हिंदू समाज को लेके जाना और वेदों के माध्यम से लेके जाना, ये आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो विद्यार्थी मित्रों, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की। विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज। सामाजिक आंदोलनों में जैसे जैसे हमारे समाज में समस्याएं व्याप्त होती गई, उसी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास समाज सुधारक आते गए और उन्होंने समाज को जागरूक किया। तो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जो थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य जो निम्न वर्ग के लोग हैं और महिला शिक्षा है, इसका उत्थान करना और सामाजिक न्याय हेतु इनको न्याय दिलाना, ऐसा उद्देश्य से इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। धर्म और जातिगत असमानताओं के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अपेक्षा नीति थी उसका भी उन्होंने निंदा की, विरोध किया। महात्मा ज्योतिराव फूले का मानना था कि सभी जातियों में बच्चों और महिलाओं को के लिए स्कूल होना चाहिए, और उन्होंने जो अनाथ बच्चे थे या विधवा महिलाएं थी उनके लिए अनाथाश्रम खोला और उनको भी शिक्षा से कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की। और इस सत्यशोधक समाज का उद्देश्य महिलाओं और निचली जातियों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना था। वर्ष 1876 के अंदर ज्योतिराव फूले जो थे पूना नगर पालिका के सदस्य भी बने और उनको राजनीतिक भूमिका भी मिली। वर्ष 1888 में महात्मा की उपाधि से उनको नवाजा गया और उनके विचारों को आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आरक्षण व्यवस्था में भी
हमें जोड़ा गया। तो जो महिला वर्ग है और जो निम्न वर्ग है उसको हम शिक्षा से जोड़ के उनके अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ऐसे प्रयास के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने वर्ष 18वीं सदी में करी। विद्यार्थी मित्रों, हम बात करते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी हमारे समाज में बहुत आंदोलन हुए। अभी पिछले स्लाइड्स में हमने जो आंदोलन देखे वह अधिकारों की लड़ाई के लिए हुए या हमारे समाज में जो कुरीतियां थी उनके लिए हुए। लेकिन अभी हम जिनका अध्ययन करने वाले हैं वो आंदोलन प्रकृति के रक्षण के लिए और मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ आंदोलन हुए। तो हम प्रारंभ करते हैं चिपको आंदोलन से। तो विद्यार्थी मित्रों, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में उत्तराखंड की अलकनंदा घाटी के मंडल गांव से हुई। विद्यार्थी मित्रों, प्रसाद भट्ट और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर वन जो थे उसकी रक्षा के लिए आंदोलन किया। पेड़ों से चिपक कर उन्होंने आंदोलन किया। विद्यार्थी मित्रों, वाणिज्य कंपनियां जो थी पेड़ को काटने की अनुमति उन्होंने ली थी और उन्होंने ग्रामीणों को उस जंगल की जो लकड़ी थी जिससे उनका जीवन यापन चलता था उसका उपयोग करने से उनको वंचित किया। इसी समस्या से उत्पन्न होकर चिपको आंदोलन का उद्भव हुआ। विद्यार्थी मित्रों, वर्ष 1974 के रैनी गांव में गोरा देवी नाम की गांव की जो महिला थी उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को लेकर भी लकड़हारे जो पेड़ को काटने जा रहे थे वाणिज्य कंपनी के जो लोग थे उनको रोका। तो इस घटना से जो चिपको आंदोलन था उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी और एक नई चेतना, इस आंदोलन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। विद्यार्थी मित्रों, चंडी प्रसाद भट्ट जो थे और सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने गांधीवादी सत्याग्रह की राह पर आंदोलन को आगे बढ़ाया। किस प्रकार उन्होंने पेड़ों से चिपककर एक बड़ा गंभीर संदेश देश के अंदर जागरूकता उत्पन्न की कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। पेड़ों से लिपटना और उनके जो अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार की जो आंदोलन को आगे बढ़ाने की जो गतिविधियां थी उसके अंदर पेड़ों से लिपटना जो कि वो बहुत प्रसिद्ध हुई, उपवास करना, पवित्र धागे जो हैं पेड़ों के बांधना और धार्मिक ग्रंथों का पाठ पठन करना, ये आंदोलन की जो प्रमुख गतिविधियां थी जो कि एक गांधीवादी सत्याग्रह की ओर हमें इंगित करती है कि इस आंदोलन को गांधीवादी राह पर कैसे आगे बढ़ाया गया और यही इसकी सफलता का कारण भी बना। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम इस चिपको आंदोलन की सफलताओं की बात करें तो 1970 और 1980 के दशक में कई वनों की जो कटाई हुई वो रोकी गई। सरकार को आदेशों को वापस लेना पड़ा और वनों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी। वर्ष 1880 में इंदिरा गांधी द्वारा उत्तराखंड हिमालय में 15 साल के लिए जो कंपनीज को जो काम जाता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। जंगलों की रक्षा के लिए ऐसा कानून उन्होंने लाया। 1 लाख से अधिक पेड़ों के जो वृक्षारोपण थे उस पर जोर दिया गया और आंदोलन में हिमालय बचाओ आंदोलन में परिवर्तित हुआ और पर्यावरण संरक्षण, माइनिंग, खनन का विरोध हुआ और विभिन्न प्रकार की जो परियोजना थी उस पर भी उनके खिलाफ भी सक्रिय आंदोलन ने भूमिका लगाई। तो चिपको आंदोलन जो मुख्यतः था वो वनों की रक्षा के लिए था। जो वन के अंदर लोग रहने वाले हैं जिनसे आजीविकाएं उनकी चलती है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, इसको लेकर चिपको आंदोलन हुआ और चिपको आंदोलन काफी सफल रहा। ऐसे ही विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बात करें पर्यावरण से संबंधित आंदोलन तो अगला आंदोलन हम पढ़ते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुई और भारत की जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी जो नर्मदा नदी है उस पर एक सरकार की परियोजना थी जिस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़े और 135 मध्यम और 3000 छोटे बड़े बांध प्रस्तावित थे जिस नदी के पानी के ऊपर हम सरकार की योजना से नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंदर विभिन्न प्रकार के बांधों का निर्माण करना था। तो जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है मेघा पाटकर, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ उस जो नदी का जो क्षेत्र था जहाँ पर लोग निवास करते थे उस क्षेत्र का दौरा किया और बांध से होने वाले विस्थापन, क्योंकि जो बांध जिस मार्ग में बनने वाला था उस पर वहाँ से बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से माइग्रेट होना था और उनके पुनर्वास की एक समस्या उनके सामने खड़ी हुई। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम बात करें सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजना की तो इसमें 2.5 लाख लोगों से अधिक की संख्या में लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा। जहां पर वो अपने प्रारंभ से वहां रह रहे थे उस परियोजना के कारण उनको वहां से विस्थापित होना पड़ा। पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई और इसके कारण आंदोलन और तेज हुआ और प्रभावी हुआ। अगर हम आंदोलन के प्रभाव की बात करें तो 1990 में नई दिल्ली में 5 दिवसीय धरना हुआ। 6000 लोगों ने नर्मदा जन विकास संघर्ष की यात्रा निकाली। बाबा आमटे और उनके अलग जो सहयोगी थे उन्होंने 22 दिनों तक अनशन किया और आप फोटो में भी देख सकते हैं किस प्रकार
जल सत्याग्रह नाम से भी आंदोलन हुए, जिसके अंदर जल के अंदर खड़े होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी मित्रों, इस आंदोलन की सफलता का एक कारण है कि विश्व बैंक ने इसे आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया, और आंदोलन ने विस्थापितों को पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय चेतना का जागरण इस आंदोलन के माध्यम से विद्यार्थी मित्रों हुआ। अभी हम बात करते हैं समाज के जो निचले वर्ग है या कमजोर वर्ग है या महिला वर्ग है, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए। तो उन आंदोलनों को हम अभी अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं पिछड़ा वर्ग आंदोलन। तो समाज के अंदर धार्मिक सुधार जब आंदोलन चल रहे थे, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, उनमें उच्च जातियों के हिंदुओं की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या थी, परंतु एक सीमित सफलता हमारे समाज के अंदर उसका प्रभाव सीमित मात्रा में ही देखने को मिल रहा था। तो 19वीं और 20वीं सदी में जो निचली जातियां थी, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनकी समानता के अधिकारों के लिए एक चेतना हमारे समाज में विकसित हुई, और उसी चेतना से ही पिछड़ा वर्ग आंदोलन का उदय हुआ। दक्षिण और पश्चिम भारत में जो पिछड़ी जातियां थी, उन्होंने अनेक प्रकार के संगठनों का गठन किया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। और अंग्रेजों, उस समय हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, पश्चिमी शिक्षा जब हमारे देश के अंदर लागू हुई, कानून, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हमारे देश के ऊपर लागू हुए दंड संहिता के रूप में, हमारे देश के अंदर रेलवे का विकास हुआ और अन्य कई प्रकार की विकास परियोजनाएं प्रारंभ हुई, और इससे हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना डेवलप हुई कि हम एक राष्ट्र के रूप में हैं। और इसी राष्ट्र भाव के कारण जो हमारे समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के समस्याएं थी, उस पर भी चेतना विकसित हुई, और जाति व्यवस्था की कमजोरी और समानता के अधिकार के लिए सामाजिक और राजनीतिक मार्ग प्रशस्त हुए। लोग एकत्र हुए और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए मांग की, और इसके लिए पिछड़ा वर्ग आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर जो कमजोर वर्ग था, उसके अंदर चेतना का विकास हुआ और वह अपने अधिकारों के लिए बात करने लगे। विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। महार आंदोलन की बात हम करते हैं। तो महार जो जाति है, वह महाराष्ट्र में एक अछूत जाति के रूप में मानी जाती थी 19वीं सदी के अंदर, और सामाजिक भेदभाव उनके साथ होता था, और उनको जो नागरिक सुविधाएं थी, उनसे भी वंचित रखा जाता था। महार जाति जो थी, जो अन्य कामों में सहयोग करती थी और छोटे काम वो करते थे, तो उनको समाज की जो मुख्य धारा है, उनसे दूर रखा जाता था। तो वर्ष 1902 में एक सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर महार जाति के जो लोग हैं, उनको सेना और पुलिस में भर्ती की एक मांग के साथ इस आंदोलन का उदय हुआ, और सहयोग दलित वर्ग मिशन 1906 ऐसा करके एक अलग छात्रावास और एक अलग स्कूल उस पर्टिकुलर जाति के लिए बनाए गए। महात्मा गांधी ने भी इसके लिए काफी प्रयास किए, और एक नई सामाजिक जागरूकता हमारे देश के अंदर प्रारंभ हुई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करें तो उनके नेतृत्व में इस आंदोलन ने काफी क्रांतिकारी मोड़ लिया, और एक राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन खड़ा हुआ। इस आंदोलन के अंतर्गत हमारे जो मंदिरों में प्रवेश करना का आंदोलन जो था, मनुस्मृति का दहन, ऐसा करके एक प्रतीकात्मक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इस आंदोलन के माध्यम से हुई। जो उस जाति से संबंध रखते हैं, उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग हुई, और इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जो इस वर्ग से संबंध रखने वाले लोग थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे ही संविधान में आरक्षण और दलित कल्याण बोर्ड का प्रावधान की मांग की गई। वर्ष 1956 में हम बात करें तो 5 लाख जो महार जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, और जो हिंदू समाज से उन्हें प्रताड़ना मिलती थी, उस प्रताड़ना और भेदभाव से उन्हें मुक्ति मिली बौद्ध धर्म को ग्रहण करके। ऐसे 1956 में 5 लाख लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और शिक्षा, राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना आई, और समाज में एक स्थिति में जो निम्न वर्ग था, उनकी स्थिति में सुधार प्रारंभ हुआ। विद्यार्थी मित्रों, इसी आंदोलन की कड़ी में अगला हम पढ़ते हैं जस्टिस पार्टी, जिसको हम द्रविड़ आंदोलन के माध्यम से भी जानते हैं। तो जो मद्रास के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके अंदर ग्रैंड ब्राह्मण जो समुदाय था, उनका गठन हुआ। जो ब्राह्मण नहीं थे, जो गैर ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, और उन्होंने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों की भागीदारी की मांग की, और इस उद्देश्य को उन्होंने समाज में जन चेतना प्रारंभ की। नायर्स जो एक समुदाय था, उनके आह्वान पर अंग्रेजों की जो मिली हुई डिग्रियां थी, उपाधियां थी, उनका विरोध हुआ,
और अंधविश्वास जो हमारे समाज में व्याप्त थे उसका भी विरोध हुआ। धार्मिक चिन्ह जो थे उनका भी विरोध हुआ और ब्राह्मण का वर्चस्व का भी विरोध हुआ। जो ग्रैंड ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपने अधिकारों के लिए चेतना विकसित की और वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे। अगर हम बात करें तमिल संस्कृति में तो सर्वोच्च और संस्कृत ग्रंथों का भी विरोध वहां पर प्रारंभ हुआ। और इन्हीं सभी आंदोलनों के बीच में अगर हम राजनीतिक विकास की बात करें तो इसी समय राजनीतिक पार्टी जिसको हम डीएमके मानते हैं उसका भी उद्भव हुआ। और तमिलनाडु के जो पिछड़े दलित वर्ग के लोग थे उन्हें एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में ये आंदोलनों ने उन्हें जस्टिस पार्टी या डीएमके पार्टी के रूप में उन्हें राजनीतिक समर्थन इस आंदोलन के माध्यम से मिला। विद्यार्थी मित्रों, अंत में हम बात करते हैं भारत के अंदर कृषि आंदोलनों की। तो भारत में कृषि आंदोलनों को कृषि जागृति के माध्यम से भी जोड़ा गया। कई व्यक्तियों ने, कई समाज सुधारकों ने इसे कृषि जागृति का नाम दिया और अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो उन्होंने इसे कृषि आंदोलनों का नाम दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला आंदोलन हम बात करते हैं भारत के अंदर सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह जो वर्ष 1917 में हुआ। और वर्ष 1970 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण जो बिहार में स्थित है वहां से लेकर खेड़ा जो स्थान है गुजरात में स्थित है वहाँ, ये 2 स्थानों पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगर हम इस आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण की बात करें तो वहाँ पर नील की जो खेती होती थी उसका के ऊपर लगान लगाना, जो हमारा अंग्रेजों का शासन था उन्होंने अत्यधिक लगान उसका लगाया। तो इस लगान के विरोध में जो है किसान एकत्रित हुए और उन्होंने अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। और इस आंदोलन के हम परिणाम की बात करें तो किसानों में एक जागरूकता उत्पन्न हुई और उन्होंने संगठित होकर भारत के अंदर पहली बार एक संगठित विरोध सरकार के सामने प्रदर्शित किया। तो ये चंपारण आंदोलन जो था 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। विद्यार्थी मित्रों, आगे चलकर जो खेड़ा गुजरात में है वहां पर खेड़ा किसान संघर्ष आंदोलन शुरू हुआ जो 1918 और 1919 के बीच चला। इसका नेतृत्व जो था वो गांधी और सरदार पटेल ने किया। खेड़ा जो जगह था उसके वहां पे पर्यावरण परिस्थितियां ऐसी बनी कि वहां पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई और वहाँ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। और इस स्थिति के बावजूद भी वहाँ पर जो सरकार थी उन्होंने वहाँ पे कर वसूलना प्रारंभ रखा और इसी से व्याप्त जो लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ किया और वो एक संगठित हुए। तो इसमें उन्होंने सत्याग्रह किया और कर ना देना इस बात का विरोध उन्होंने प्रारंभ किया और परिणाम हुए कि उनकी कुछ मांगों को अंग्रेज जो सरकार थी उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन एक सामाजिक चेतना किसानों के बीच में जागरूक हुई कि हम भी अपने अधिकारों की मांग रख सकते हैं और हम भी अपने अधिकारों को लेकर सत्याग्रह कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम बात करें बाराडोली का एक किसान आंदोलन जो 1925 में स्टार्ट हुआ। इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। खेड़ा स्थान पर जो सूखा बाढ़ का जो क्षेत्र था या सूखे वाला क्षेत्र था वहां पर अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने 30% कर में और वृद्धि कर गई। जो किसानों की जो पर्यावरणीय परिस्थिति को समझे बिना उन्होंने जो सरकार थी उन्होंने 30% और टैक्स की मांग की। तो ये जो था इसमें अहिंसक आंदोलन था और उन्होंने इसके लिए भी गांधीवादी सत्याग्रह के आधार पर आंदोलन किया और इसका परिणाम रहा कि कर में वृद्धि सरकार को रद्द करनी पड़ी और जो किसानों की संपत्तियां जब्त हुई थी वह किसानों की संपत्तियां भी उन्हें पुनः प्राप्त हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर हम भारत में कृषि आंदोलन की बात करें तो समय समय पर और भी कृषि आंदोलन हमारे देश के अंदर हुए, लेकिन अभी हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख कृषि आंदोलनों के बारे में अध्ययन किया। विद्यार्थी मित्रों, इस जहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने इस यूनिट में आज हमने जो विषयों पर चर्चा की उन विषयों पर अपने ज्ञान की परख आप इन प्रश्नों का उत्तर देकर कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर इन विषयों पर आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ जो लिंक दिए गए हैं उन लिंकों पर जाकर भी आप और अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का वीडियो आप सभी ने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वाध्यायः परमः